एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर है, इसके बाद हम अपने इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर है। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो। ठीक है जी, ऑडियो एकदम क्लियर है, परफेक्ट है। और शुरू करते हैं अपनी इस सेशन को और अपनी इस क्लास को। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले केवल 1 मिनट का समय लेना चाहूँगा आप सभी लोगों का। जैसा कि हमेशा मैं जो गाइडेंस देता हूँ वो दोबारा से दोहरा दूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना नए आते हैं क्लास में, तो सभी को ना ये बात पता चलना ज़रूरी है। तो 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, क्लास में जितनी भी मैं थ्योरी आपको करा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप इसके अलावा सीधे जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर, वहाँ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली बेसिस पर कम्युनिटी वाले सेक्शन को चेक कर लीजिए। मैं वहां पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन डालता हूं, आप उनके आंसर देंगे तो आपको सेम वही फीलिंग आएगी कि आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो आपको कहीं से मॉक टेस्ट देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कंप्यूटर में। अगर आप उन क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाओ, वहां पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम। उसमें जो भी क्लासेस हैं वो सारी आपको देखनी है, वो एक्सप्लेनेशन वीडियो या क्लासेस वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप बोलें सर इन क्वेश्चंस की आप पीडीएफ फाइल दे दो, तो पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएंगी, पर वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम भी है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। और वहां पर आप एमसीक्यूज की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे पढ़ सकते हैं। इवन वहां पर आपको चैप्टर और टॉपिक के पीडीएफ भी मिल जाएंगे। ठीक है, अगर किसी को मेरे ये दोनों ऑफिशियल चैनल ना मिल रहे हो तो चाहे आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम किसी पर भी अपने बैच का नाम लिखकर मुझे मैसेज कर देना, मेरे ऑफिशियल लिंक आपके पास आ जाएंगे। ये दोनों मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। 1 मिनट समाप्त हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और आज की क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। आज की डेट डाल देता हूँ, 6 नवंबर 2024, यानी कि 6 नवंबर 2024 आज की तारीख है। और हमारा जो मुख्य चैप्टर या टॉपिक चल रहा है बेटा, इसका नाम है एमएस ऑफिस। ठीक है, एमएस ऑफिस को हिंदी में भी एमएस ऑफिस के नाम से ही बोला जाएगा, इसका कोई हिंदी अनुवाद या हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है। जल्दी से सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेता हूँ। ठीक है, हम कौन सा वर्जन पढ़ रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट 365 वाला। ठीक, एप्लीकेशन कौन सी चल रही है? एमएस एक्सेल। ठीक, एमएस एक्सेल को एक शब्द में कहना है तो क्या बोलेंगे? स्प्रेडशीट प्रोग्राम एंड चार्ट मेकिंग एप्लीकेशन। चार्ट मेकिंग एप्लीकेशन। ठीक है जी, बाकी है ना, आपको पता ही है, अगर आप एमएस एक्सेल के हर एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो आपको मेन्यू बार पढ़ना पड़ेगा, और मेन्यू बार के अंदर जितने भी शब्द लिखे हुए दिखाई देते हैं उनको मेन्यू या टैब के नाम से बोला जाता है। तो सबसे पहला मेन्यू हमारे यहाँ पर फाइल के नाम से, इसके बाद होम के नाम से, इसके बाद इंसर्ट के नाम से, इसके बाद आ जाता है यहाँ पर पेज लेआउट। ठीक है, पेज लेआउट के बाद आ जाता है यहाँ पर दैट इज फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज के बाद आ जाता है डेटा। डेटा के बाद आ जाता है रिव्यू। रिव्यू के बाद आता है व्यू। व्यू के बाद आता है हेल्प, और हेल्प के बाद आ जाता है यहाँ पर पावर पिवट। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पर लिखे हुए दिखाई देंगे। ये बात हम सभी लोगों को पता है कि अगर आप किसी भी मेन्यू या टैब पर क्लिक करते हैं तो नीचे की तरफ एक मोटी सी पट्टी आपको दिखाई देगी, जिसको रिबन के नाम से बोलते हैं। ठीक, और इस रिबन में भी सबसे पहले आपको क्या दिखाई देंगे? ग्रुप्स दिखाई देंगे। ठीक, तो हमने अभी तक है ना फाइल को, होम को, इंसर्ट को, पेज लेआउट को, फॉर्मूलाज को, और लास्ट क्लास में डेटा को भी डिस्कस कर लिया था। तो आज के सेशन और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू को। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि इस रिव्यू के अंदर भी जो ग्रुप या टूल दिए हुए हैं या कमांड्स दी हुई हैं वो लगभग सेम ही जैसी हैं जैसे एमएस वर्ड में हमने पढ़ी थी, है ना। तो जो हम पहले से पढ़ चुके हैं बस उनके नाम लिख देंगे, उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि ऑलरेडी उनको पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रिव्यू में जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो सबसे पहला ही आपको यहाँ ग्रुप देखने को मिलेगा, जो कि प्रूफिंग के नाम से ही होता है। अब प्रूफिंग का मीनिंग क्या है यहाँ पर? देखो, प्रूफिंग का मतलब उसी से ही है जैसे कि हमने एमएस वर्ड में पढ़ा था, स्पेलिंग और ग्रामर चेक। बट यहाँ पर है ना केवल स्पेलिंग चेक शब्द ही लिखा होगा, क्योंकि हम यहाँ कोई सेंटेंस वगैरह तो लिख नहीं रहे, या पैराग्राफ या पूरा दस्तावेज तो टाइप नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सेल का काम तो जनरली डाटा एंट्री का होता है ना, आपको न्यूमेरिकल एंट्री वगैरह करनी है। तो इसलिए यहाँ पर ग्रामर चेक का नहीं होगा कोई भी यूज, केवल स्पेलिंग मिस्टेक का होगा। ठीक है जी, यानी कि आप जो भी शब्द लिखेंगे उसमें स्पेलिंग की मिस्टेक है वो आपको दिखा दी जाएगी, और इस स्पेलिंग मिस्टेक को चेक करने के लिए भी वही सेम फंक्शन की F7 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यानी कि आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप प्रूफिंग वाले ग्रुप के अंदर जाकर इस स्पेलिंग मिस्टेक वाले टूल पर क्लिक कर दो, तो आपकी शीट में जितने भी शब्द लिखे होंगे उनमें जितने भी जगह स्पेलिंग की मिस्टेक होगी वो आपके सामने आ जाएगी। नहीं तो आप फंक्शन की F7 भी यहाँ पर दबा सकते हैं।
इसके अलावा एक और यहाँ शब्द लिखेंगे, दैट इज थिसॉरस। थिसॉरस ये क्या है? ये बेसिकली डिक्शनरी है। इसको है ना हमने एमएस वर्ड में अच्छे से समझा ही था, मैं रिवाइज करा देता हूँ बस। थिसॉरस बेसिकली डिक्शनरी है, एमएस वर्ड की, एमएस एक्सेल की और एमएस पावर पॉइंट की भी, या फिर यूं कह सकते हैं कि एमएस ऑफिस की ही डिक्शनरी होती है, पूरी कंप्लीट डिक्शनरी थिसॉरस के नाम से। तो तीनों ही एप्लीकेशन में काम करती है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तीनों में, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एमएस वर्ड में थिसॉरस डिक्शनरी का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, बेसिकली डायरेक्टली अगर हमें इस्तेमाल करना है तो किसी भी शब्द का सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द देखने के लिए कर सकते हैं। बट अगर उस शब्द का कोई एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द भी है तो वो भी ये डिक्शनरी दिखा देती है। तो दो आंसर मैंने बताए थे, या तो पूछा जाए कि थिसॉरस डिक्शनरी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो एक पॉसिबल आंसर होगा सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द देखने के लिए, और दूसरा पॉसिबल आंसर होता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द देखने के लिए। दोनों में से कुछ भी दे देते हैं, दोनों एक साथ कभी नहीं देंगे। जैसे एक ऑप्शन पे सिनोनिम्स दे दिया और एक ऑप्शन पे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स दोनों दे दिया। अगर ऐसी कंडीशन हो भी कभी तो फिर आप है ना जिस ऑप्शन में सिनोनिम और एंटोनिम लिखा हो उस पर टिक कर देना, यानी कि पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द देखने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये डिक्शनरी है ना किसी भी शब्द का विलोम शब्द भी बता देती है अगर है तो, ठीक। चलिए इसके बाद है ना, इसके बाद एक यहां पर टूल और दे रखा है जिसको वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स ये क्या होता है? इसको बेसिकली है ना वर्कबुक सांख्यिकी कहा जाता है। वर्कबुक सांख्यिकी, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है? देखो वर्कबुक सांख्यिकी का मतलब ये होता है वर्कबुक के बारे में पूरी जानकारी। जैसे आपकी जो वर्कबुक है यानी कि एक्सेल की जो फाइल है उसमें टोटल मिला के ना कितनी शीट्स आपने बनाई हैं, कितने फंक्शन या फॉर्मूले का आपने इस्तेमाल किया है, ठीक है, आपने कितने सेल्स में डेटा लिखा हुआ है ना। तो ये पूरी की पूरी जानकारी है ना आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स के अंदर। इसको ओपन करने की है ना अपनी एक शॉर्टकट की भी होती है, ये भी नोट कर लीजिए, दैट इज आपको CTRL दबाना है, इसके बाद शिफ्ट वाली की दबानी है और इसके बाद G दबा देते हैं। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस G अगर आप दबाते हैं तो आपके सामने वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स खुल के आ जाएगी, ठीक है। लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं कि आपकी वर्कबुक की कंप्लीट जानकारी, ऐसे लिख लो, वर्कबुक की कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट जानकारी। समझ में आ गई बात? यानी कि आपकी एक्सेल की जो फाइल है उसी को वर्कबुक कहा जाता है और उसके अंदर कितने वर्कशीट हैं, कितने फंक्शन फॉर्मूले, कितने सेल में डाटा लिखा है ना, कितने सेल में आपने मान लो कोई हाइपर लिंक वगैरह लगाया है, वो सारी जानकारी है ना आपको यहाँ पर लिखी हुई मिल जाएगी, ठीक है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। तो अगर हम बात करें प्रूफिंग वाले ग्रुप की तो यहाँ पर टोटल मिला के हमें 3 टूल दे रखे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक, थिसॉरस डिक्शनरी और वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स की। ये ध्यान रखना, बीते कुछ समय पहले ही अभी ये पेपर में क्वेश्चन पूछा है कि बताइए एक्सेल में वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स की शॉर्टकट की क्या होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, नोट कर लिया। बाकी आपको बताइए अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल एज इट इज एमएस एक्सेल की क्लास PDF बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ क्लास PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी जानकारी मैं क्लास की शुरुआत में दे ही रहा था। वहां से इस एक्सेल वाली PDF फाइल को डाउनलोड करके जैसा चाहें वैसा आप पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। बट अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। बताओ बात समझ में आ गई प्रूफिंग के अंदर? चलो अगला देखो। इसके बाद सेकंड नंबर पर है ना एक हमें ग्रुप दे रखा है यहाँ पर, ये भी बिल्कुल सेम ही है जैसे एमएस वर्ड में था, एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। इसका सिंपल सा मीनिंग है एरर्स एंड वार्निंग्स चेक करने के लिए, एरर्स एंड वार्निंग्स चेक करने के लिए। यानी कि अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि हमने एक्सेल में जो भी डेटा एंटर किया है उसमें ना कोई भी मिस्टेक, कोई भी एरर, वार्निंग तो नहीं है, अगर है तो आप एक्सेसिबिलिटी नाम के टूल के द्वारा ये चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। कई बार है ना हम एक्सेल में जब डेटा एंटर करते हैं तो एरर मैसेज भी आ रहा होता है, तो वो सब एरर्स मैसेज वार्निंग्स वगैरह है ना आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो ग्रुप आपको यहाँ दिया है वो है इनसाइट्स के नाम से, यहाँ पर लिखा मिलेगा इनसाइट, ठीक है। और इनसाइट का मतलब ग्रुप का नाम तो इनसाइट है बट जबकि इसका सिंपल सा मीनिंग सिंपल सही है, ऑनलाइन सर्च, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑनलाइन सर्च ऑप्शन, समझ गए। जैसे सपोज दैट कि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा है, तो अगर आप इंटरनेट चल रहा है तब उस कंडीशन में इन इनसाइट वाले ग्रुप में जाकर ऑनलाइन सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें बेसिकली आप है ना कुछ भी इंटरनेट के माध्यम से सर्च कर सकते हो, कुछ भी अगर आपको इंटरनेट के थ्रू सर्च करना हो वो आप कर लेंगे। जबकि क्या होता है अगर आपको इंटरनेट के थ्रू कुछ सर्च करना हो तो आपको है ना सबसे पहले गूगल खोलना पड़ेगा, मतलब पहले एक वेब ब्राउजर खोलना पड़ेगा, फिर गूगल सर्च इंजन खोलोगे, वहां कुछ भी सर्च करोगे, ऐसे ही होता है ना। जबकि यहाँ क्या होगा, आप ऑनलाइन सर्च ऑप्शन आ जाएगा, आप यहीं पे सर्च कर लो जो भी सर्च करना है, मतलब आपको एमएस एक्सेल की एप्लीकेशन को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है कहीं पर भी। इसके बाद आ जाता है एक और ग्रुप जिस पर लैंग्वेज लिखा होता है,
यानी कि भाषा, बट इसके अंदर जो टूल दिया गया है वो है ट्रांसलेट का। ठीक है, ट्रांसलेट का मतलब पता ही आपको, दैट इज अनुवाद करना। ये बात भी मैंने आपको एमएस वर्ड में समझाई थी कि अगर आपको है ना इंग्लिश का हिंदी में और हिंदी का इंग्लिश में अनुवाद करना है, ट्रांसलेशन करना है, तो आप इस ट्रांसलेट नाम के ग्रुप का इस्तेमाल, मतलब ट्रांसलेट नाम के टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जबकि इसके लिए भी है ना हमें गूगल ट्रांसलेटर जैसी वेबसाइट या एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा, तब ट्रांसलेट करते थे। जैसे मान लो मुझे हिंदी का इंग्लिश चाहिए या इंग्लिश का हिंदी चाहिए, तो गूगल ट्रांसलेट की एक वेबसाइट है ना, मोबाइल में एप्लीकेशन भी होती है। तो अगर हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो वेबसाइट खोलेंगे गूगल ट्रांसलेटर की, वहां पर ये काम करेंगे, सर अनुवाद करके लेके आएंगे या ट्रांसलेट करके। तो वो काम आप अब नहीं करना, अब यहीं कहीं कर लो। ठीक है, तो लैंग्वेज नाम का ग्रुप है, जबकि इसके अंदर जो टूल दे रखा है वो ट्रांसलेट नाम का है। जबकि याद है आपको एमएस वर्ड में लैंग्वेज नाम के इस ग्रुप के अंदर दो टूल दे रखे थे, ट्रांसलेट का भी और लैंग्वेज का भी। यानी अगर कोई नई भाषा भी आपको ऐड करनी है तो वो भी आप यहाँ कर सकते थे, बट यहाँ पर केवल ट्रांसलेट का ही टूल दे रखा है। ठीक, इसके बाद 5वें नंबर पर यहाँ दिया हुआ कमेंट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कमेंट नाम का जो टूल है या ग्रुप है, ये आपको और पहले कहाँ देखने को मिला? इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के अंदर भी मैंने आपको कमेंट बताया था ना, सेम वही चीज यहां पर दे रखी है। ठीक है, तो अगर कमेंट को कम शब्दों में कहना हो तो क्या बोलते हैं? इसको एडिशनल नोट कहा जाता है, यानी कि अतिरिक्त नोट। और यह भी ध्यान रखिए कि अतिरिक्त नोट यानी कि कमेंट कहां पर अप्लाई होता है? सेल के अंदर या सेल के साथ, लिख लीजिए सेल के साथ। ठीक है जी, सेल के साथ अप्लाई किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिए कि अगर किसी भी सेल में, जस्ट सपोज दैट कि ये कोई सेल है, ठीक है, ये कोई भी सेल हो सकता है, कोई सेल एड्रेस दे देता हूं, A1 सेल एड्रेस हो गया, है ना, या केवल सेल लिख लो, सेल एड्रेस लिखने की जगह केवल सेल शब्द लिख लो। यानी कोई भी सेल है, उसके है ना राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर में ऐसे सिंबल बन के आ रहा होगा, इस तरीके से डार्क डार्क, और ये होता है बैगनी यानी कि पर्पल कलर का। ठीक है, ये कौन से कलर का होगा? पर्पल यानी कि बैगनी। तो अगर किसी सेल में राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर में आपको पर्पल कलर का बैगनी रंग का एक सिंबल जैसा दिखाई दे रहा हो, तो समझ जाना कि उस सेल के अंदर एक कमेंट ऐड किया गया है, कमेंट जुड़ा हुआ है। ये दिखेगा कैसे? जब आप माउस पॉइंटर को यहाँ इस सिंबल पे लेके जाओगे, इस पर्पल वाले पे, तो अपने आप ही कमेंट फ्लैश हो जाता है, और जैसे इस सिंबल से माउस पॉइंटर को हटाएंगे कमेंट फ्लैश होना बंद हो जाएगा, यानी हट जाएगा। ठीक है, तो आपको कहीं क्लिक विलिक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप बस माउस पॉइंटर को इस पर्पल वाले यानी कि इस बैगनी कलर के सिंबल पे बस लेके जाना है माउस पॉइंटर को। ठीक है जी, नोट कर लीजिए इसको, कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक, अब आगे देखो, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें 6वें नंबर पर यानी कि 6th नंबर पर एक और यहाँ ग्रुप देखने को मिलता है, और वो है नोट्स के नाम से। तो हेडिंग डालिए या लिखिए 6 नंबर पर नोट्स। अब ये क्या है? देखो, नोट्स को भी है ना अगर कम शब्दों में कहना है या लिखना है तो इसको भी एडिशनल नोट ही लिखा जाएगा। मतलब नोट्स भी एडिशनल नोट होता है और कमेंट भी एडिशनल नोट होता है, तो दोनों में डिफरेंस है कुछ? हाँ, कमेंट है ना लिमिटेड होता है ना, आप लिख सकते हैं लिमिटेड नोट। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ छोटे मोटी बात लिखनी है, कुछ कम शब्दों में अपनी बात आपको बतानी है, तो आप कमेंट करिए। बट अगर आपको लंबा चौड़ा कोई टेक्स्ट लिखना है, लॉन्ग टेक्स्ट लिखना है आपको, लॉन्ग नोट लिखना है आपको, है ना, जैसे राम कहानी लिखनी है आपको पूरी, तब आप उस नोट वाले टूल का इस्तेमाल करेंगे। आप समझ में आ गया? यानी कि कमेंट भी क्या होता है? एडिशनल नोट। यानी कि आप कुछ भी है ना सेल के अंदर नहीं दिखाना चाहते लिखकर, आप चाहते हैं कि सेल के अंदर की बात को एक्सप्लेन किया जाए बट दिखाई ना दे, इसलिए तो कमेंट ऐड किया था। यहाँ पर इस पर माउस पॉइंटर को लाएंगे तो अपने आप यहाँ फ्लैश हो जाएगा कमेंट स्क्रीन पर, और जो भी पढ़ना चाहे पढ़ लेगा कि सेल में जो लिखा हुआ है उसके रिगार्डिंग क्या कमेंट दिया गया है। ऐसी नोट होता है। ठीक है, पर नोट में क्या है? लॉन्ग नोट लिख सकते हो, लंबा कोई टेक्स्ट लिखना है आपको, नोट लिखना है, तो वो आप लिख सकते हैं। यही दोनों में अंतर है। ठीक है, बाकी देखो एडिशनल नोट ये अप्लाई किस पर होता है? ये भी सेल पर ही अप्लाई होता है, यानी कि ये सेम बात आ जाएगी, सेल के साथ अप्लाई किया जाता है, किया जाता है। समझ में आ गई बात? और इसकी पहचान क्या है? जैसे ये सेल है कोई भी और इस पर आपने एक नोट अप्लाई किया है, तो बिल्कुल है ना राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर में एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि बिल्कुल त्रिभुज जैसा शेप बन के आएगा, और ये शेप आती है रेड कलर की यानी कि लाल रंग की। ठीक है जी, तो अगर लाल रंग की ये शेप बन के आ रही है किसी सेल के राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर में, तो समझ जाना कि वहां पर एक नोट ऐड किया गया है। समझ में आ गई बात? ये देखो तब के लिए होता है जब आप किसी सेल के अंदर कुछ लिख रहे हैं, उसको एक्सप्लेन भी करना चाहते हैं। जैसे मान लो किसी सेल के अंदर है ना आपने PM लिख दिया,
और आप पीएम का मतलब बताना चाहते हैं, पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर, फिर नाम भी बताना चाहते हैं कि करेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और फिर ये भी बताना चाहते हैं इनका कार्यकाल 2014 से अभी तक चल ही रहा है, फिर ये भी बताना चाहते हैं इनके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इनका अचीवमेंट क्या है, इनके है ना कुछ गलत डिसीजन है वो क्या है। तो इस तरीके की है ना सारी कहानी अगर आप लिखकर बताना चाहते हैं तब आप ये चीज लगा सकते हैं। अब लंबी चौड़ी बात लिखनी है तो आप नोट डालिए यहाँ पर, और अगर छोटी सी कुछ बात बतानी है कि पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बस इतना, तो फिर कमेंट लगा दीजिए। समझ में आ गई बात? तो ये है ना बेसिकली यहाँ पर टूल दे रखा है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमें एक और ग्रुप मिलता है प्रोटेक्शन के नाम से। किस नाम से? प्रोटेक्शन के नाम से। तो 7वें नंबर पर लिख लीजिए दैट इज प्रोटेक्शन। क्या मीनिंग है इस बात का? देखो प्रोटेक्शन का मतलब सिंपल सा होता है यहाँ पर, जैसे सपोज दैट कि आपने ना एक्सेल की कोई फाइल बनाई, ठीक है। अब एक्सेल की फाइल बनाने के बाद आपने इस फाइल को किसी को भेजा, अब गलती से उस फाइल को जिसको आप दिखाना चाहते हैं वो तो देख नहीं पाया, या वो देख भी लिया बाद में बट उसको किसी और ने भी देख लिया। जैसे आपने अपना कोई दोस्त है अमित नाम का, उसको एक्सेल की फाइल सेंड कर दी है ना, और आप चाहते थे कि एक्सेल की मेरी फाइल अमित ही देखे, बट उसका एक भाई या उसका एक दोस्त है उसने भी एक्सेल की फाइल देख ली, या कोई भी थर्ड पार्टी है उसने वो एक्सेल की फाइल देख ली। तो ये आपके लिए लॉस वाली बात है, आपके लिए एक ड्रॉबैक है। कुछ भी हो सकता है फाइल के अंदर, कुछ भी कंटेंट हो सकता है, कुछ भी डाटा हो सकता है जो आप नहीं चाहते कि अमित के अलावा देखे, तो कोई प्रोटेक्शन नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो प्रोटेक्शन है पासवर्ड, यानी कि एक्सेल की जो फाइल है ना, आप उस पूरी फाइल के ऊपर भी पासवर्ड लगा सकते हैं और अमित को पासवर्ड बता दो बस। तो जब भी उस फाइल को कोई खोलने की कोशिश करेगा अमित के अलावा तो पासवर्ड मांगेगा, और पासवर्ड अगर पता नहीं होगा तो नहीं खोल पाएगा। ठीक है ना? तो बेसिकली इस प्रोटेक्शन या प्रोटेक्ट लिखिए, प्रोटेक्ट नाम के ग्रुप के अंदर जो प्रोटेक्शन दे रखी है वो सबसे पहले है वर्कबुक प्रोटेक्शन। वर्कबुक प्रोटेक्शन, ठीक है। और एक बात और, ऐसा हो सकता है कि जो वर्कबुक यानी एक्सेल की जो फाइल है उसके अंदर कई सारी शीट्स होती हैं, तो आप है ना किसी पर्टिकुलर शीट पर ही पासवर्ड लगाना चाहें या लॉक लगाना चाहें, बाकी जो शीट है उन्हें कोई देख भी ले तो क्या फर्क पड़ रहा है। सपोज दैट कि आपकी एक्सेल की फाइल में टोटल 5 शीट है, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, 3, 4, 5। अब आप चाहते हैं कि जो 5वें नंबर की शीट है ना वो कोई ना देख पाए, मतलब जिसको आप दिखाना चाहें वही देख पाए, कोई थर्ड पार्टी ना देख पाए। शीट नंबर 1, 2, 3, 4 अगर कोई देख भी ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप पर्टिकुलर शीट पर भी पासवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, जिसको पासवर्ड बताएंगे उसको वो देख पाएगा। तो अब यहां पर लिखा था हमने वर्कबुक, अब लिखेंगे वर्कशीट, वर्कशीट प्रोटेक्शन। क्लियर है? तो प्रोटेक्ट यानी इस प्रोटेक्ट नाम के ग्रुप के अंदर आपको दोनों तरीके की प्रोटेक्शन दी जा रही है, एक वर्कबुक प्रोटेक्शन के नाम से और एक वर्कशीट प्रोटेक्शन के नाम से। बाकी आप यहां पर ब्रैकेट में ये लिख सकते हैं, प्रोटेक्शन का मतलब होता है यहां पर पासवर्ड प्रोटेक्शन, पासवर्ड प्रोटेक्शन। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? तो ये टोटल मिला के ना 7 आपको ग्रुप दे रखे हैं रिव्यू वाले इस मेन्यू या टैब के अंदर, और इसके अंदर जितने भी टूल्स या कमांड थी वो मैंने आपको यहां पर समझा दी हैं। अब इसमें आगे कुछ नहीं बचा हुआ है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। यहां तक कोई दिक्कत डाउट परेशानी हो तो पूछिए। ठीक है, चलो अब आगे देखो। हम रिव्यू के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमें एक और ग्रुप, हमें एक और मेन्यू या टैब देखने को मिलेगा, टैब जो व्यू के नाम से होता है। ठीक है, और व्यू के अंदर हमें सबसे पहला ही ग्रुप देखने को मिलेगा जो कि वर्कबुक, वर्कबुक व्यूज के नाम से होता है। ठीक है जी, तो जैसे एमएस वर्ड में आपको बताया था मैंने डॉक्यूमेंट व्यूज 5 तरीके का होता है, ऐसे यहां पर है ना 4 नाम लिखे हुए आते हैं वर्कबुक व्यूज के। कौन कौन से मैं बता देता हूं। सबसे पहला नाम लिखा आएगा दैट इज नॉर्मल व्यू, और ये ध्यान रखना कि नॉर्मल व्यू हमारा बाय डिफॉल्ट व्यू होता है, मतलब जब आप एमएस एक्सेल की फाइल ओपन करेंगे तो आपको जो व्यू दिखाई देता है एक्सेल का वो नॉर्मल व्यू कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा एक व्यू हमें और दिखाई देगा जिसे हम बोलते हैं पेज लेआउट व्यू। इसकी चर्चा भी मैंने पहले की थी, आपको याद होगा। पेज लेआउट व्यू में बेसिकली आपकी शीट पेजेस के फॉर्म में डिवाइड होकर दिखाई देती है, या पेजेस के रूप में दिखाई देती है। जैसे एमएस वर्ड के पेजेस थे ना, लंबे लंबे जो पेज आते थे एमएस वर्ड में, उसी तरीके से एक्सेल की शीट भी पेजेस में दिखाई देगी, बट एक के नीचे नहीं आते, वो स्क्रीन पर ऐसे बटे हुए आते हैं पेजेस। मैं फिलहाल ऐसे बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये आपकी स्क्रीन है, तो जैसे एक्सेल की शीट का एक पेज यहाँ पर, दूसरा पेज यहाँ पर, तीसरा पेज यहाँ पर, फिर नीचे छठा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे दिखाई दे रहा होगा। यानी ये पेज आ जाते हैं, एक्सेल की शीट को पेजेस की फॉर्म में डिवाइड करके दिखा दिया जाता है। मैं जब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तब आप देख लेना, ठीक है। तो अगर ये कहा जाए कि एक्सेल की शीट को पेजेस के फॉर्म में अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको कौन से टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आंसर है पेज लेआउट व्यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके एक्सेल की हमारी ये जो व्यू है एक्सेल की फाइल का वो पेजेस की फॉर्म में दिखाई देगा। और यहीं से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन भी बता देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप पेज लेआउट व्यू में चेंज करते हैं एक्सेल की फाइल का व्यू, तब आप है ना देखेंगे कि पेजेस के ऊपर हेडर और नीचे फूटर का ऑप्शन भी आ जाता है, और मार्जिन का ऑप्शन भी आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन तभी आएंगे जब आप अपनी एक्सेल की शीट को पेज लेआउट व्यू में चेंज करके देखेंगे।
इसके बाद है ना आपको एक और यहाँ टूल दे रखा है, दैट इज पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू ये क्या होता है भाई? पेज ब्रेक प्रीव्यू का मतलब सिंपल सा ये है कि जितने भी एरिया में आपने काम किया है वही केवल हाईलाइट करके दिखा दिया जाता है आपको एक तरीके से। उसके थ्रू आप ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया हमारा प्रिंट होकर आएगा। समझाता हूँ भाई, ये अगर एक्सेल की शीट है आपकी, इस पर कॉलम्स है और ये रोज यानी कि पंक्तियां बनी हुई हैं। अब सपोज दैट कि आपने ना यहाँ पर डेटा लिखा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये डेटा लिखा, बाकी के सेल खाली पड़े हुए हैं। तो जैसे ही आप है ना पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो इतना बड़ा जो एरिया है वो तो जैसा है वैसे ही दिखाई देगा, बाकी जो एरिया शीट का बचा हुआ है ये ग्रे कलर में दिखाई देता है। ग्रे कलर, समझ में आ रहा है? ये ग्रे कलर का दिखाई देगा आपको। तो इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आप ये देखना चाहें कि आपका, अगर आप है ना इसी फाइल का प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो प्रिंट आउट के केस में कितना बड़ा एरिया प्रिंट होके आएगा वो यहां से दिख जाता है। मतलब इतना ही एरिया प्रिंट होके आएगा, तो यहां से भी देख सकते हो। समझ में आ रहा है? मतलब जब प्रिंट निकालते हैं ना उससे संबंधित है ये टूल, कि जब आप प्रिंट निकालोगे कागज पर तो उस समय पर है ना कितना बड़ा एरिया आपके कागज पर प्रिंट होके आएगा। अब देखो जरूरी थोड़ी है कि ये मान लो ये वाला एरिया यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब ये वाला जो डाटा है वो यहाँ लिखा हुआ है तो आगे कुछ और नहीं हो सकता? हो सकता है। मान लो यहाँ गैप हो फिर इसके बाद कुछ डाटा लिखा हो यहाँ पर, तो इसके थ्रू बेसिकली ये चेक कर लेते हैं कि एक कागज के ऊपर जब प्रिंट आउट आएगा तो एक पेपर पर कितना बड़ा एरिया निकल के आएगा या दिखाई, कितना बड़ा नहीं है, मतलब कागज पर जब हम प्रिंट आउट निकालेंगे तो कागज पर है ना जो हमारा डाटा है वो कहाँ पर कैसे दिखाई देगा, ऐसे समझ लो। मान लो अगर कोई डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लो शीट ये बड़ी है और यहाँ लिखा हुआ है कोई डाटा, तो ये डाटा तो आएगा पहले पेज पर, क्योंकि मान लो पेज यहाँ तक कंसीडर हो रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा और ये दूसरे पेज पर जा रहा है। तो इस तरीके से देख लिया जाता है कि हमने जो डाटा लिखा है पूरी शीट पर और जब हम प्रिंट आउट निकालेंगे तो वो प्रिंट कैसे होके आएगा। समझ में आ रहा है? इसी को पेज ब्रेक प्रीव्यू कहा जाता है। क्योंकि देखो अभी मैंने क्या बताया आपको, ये जो पेज लेआउट व्यू है ना इसमें हमारी एक्सेल की शीट किस फॉर्म में डिवाइड होकर दिखाई देती है? पेजेस की फॉर्म में। तो सपोज दैट कि अगर पेज यहां तक है, एक्सेल की शीट का एक पेज है ना यहां से यहां तक दिखाई दे रहा है हमको, तो यहां से ना ये मान लो एक पेज है तो यहां से है ना दूसरा पेज स्टार्ट हो जाएगा, वो आगे यहां तक होगा कहीं तक, है ना। और डेटा फिर मान लो आपने यहां पर भी लिखा 10, 20, 30 और ऐसे यहां पर भी लिख रखा है। तो जो पेज ब्रेक प्रीव्यू है ना इसके थ्रू दिख जाता है आपको कि कौन से, मतलब डाटा हमारा है ना कितने पेज पर दिखाई देगा, कहाँ दिखाई देगा कागज पर, उसके लिए टूल दे रखा है। मतलब आप देख जैसे पेज ब्रेक प्रीव्यू करेंगे ना तो ये जो डाटा लिखा हुआ है ये आपको दिखाई देगा, बाकी एरिया पर ग्रे कलर दिखेगा, और आगे भी अगर कहीं डाटा लिखा हुआ है तो वो भी आपको दिखाई देगा, बाकी एरिया में ग्रे कलर दिखाई देता है। इसका मीनिंग ये है कि पहले वाले पेज पर इतना डाटा लिख कर आएगा और दूसरे वाले पेज पर इतना डाटा लिख कर आएगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्रैक्टिकल जब मैं करके दिखाऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी फिलहाल बस इतना याद रख लीजिए कि पेज ब्रेक प्रीव्यू नाम के टूल का इस्तेमाल जब हम प्रिंट आउट निकाल रहे होते हैं शीट का उस समय ये देखने के लिए किया जाता है कि हमारा डाटा किस पेज पर दिखाई देगा, है ना, कितना डाटा किस पेज पर दिखाई देगा। ये एग्जैक्टली परिभाषा आप लिख सकते हैं। फिर से बोल दूं, पेज ब्रेक प्रीव्यू का इस्तेमाल प्रिंट आउट के टाइम पर ये देखने के लिए कि कितना डाटा किस पेज पर दिखाई देगा इसलिए किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पेज ब्रेक प्रीव्यू। और इसके बाद है ना एक और दे रखा होता है आपको, दैट इज कस्टम व्यू के नाम से। इसका मतलब आपके अनुसार, आपके कस्टमाइजेशन का मतलब होता है कि जितना बड़ा एरिया आप देखना चाहते हैं शीट का आप मेंशन कर दो। मेंशन करने का मतलब सेल एड्रेसेस दे दो कि मैं A1 से लेकर और मान लो D40 तक का ही एरिया केवल देखना चाहता हूँ, व्यू करना चाहता हूँ, तो बस उतना ही बड़ा एरिया आपको दिखाया जाएगा, बाकी जो शीट का एरिया वो दिखाई नहीं देगा। तो आपके अनुसार अगर आप है ना एक्सेल का व्यू देखना चाहते हैं, जितना बड़ा व्यू देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। तो फाइनली अब ये समझ में आ गया कि व्यू वाले मेन्यू या टैब के अंदर अगर हम जाएंगे तो यहाँ बेसिकली हमको वर्कबुक व्यूज दिखाई देता है। सबसे पहला ग्रुप जिसके अंदर नॉर्मल ग्रुप, मतलब नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू और कस्टम व्यू जैसे 4 टूल हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, जिसमें बाय डिफॉल्ट व्यू नॉर्मल व्यू के नाम से होता है। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने। अब आगे देखिए, इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर सेकंड नंबर पर दिखाई देगा दैट इज शो के नाम से एक ग्रुप। अब इस शो के अंदर है ना कई सारे टूल दे रखे हैं, जैसे कि सबसे पहला टूल दे रखा है हेडिंग्स का, नहीं रूलर लिख लीजिए, रूलर का। तो अगर है ना आप एक्सेल की शीट के ऊपर रूलर देखना चाहते हैं तो नॉर्मली तो नहीं दिखेगा, क्योंकि नॉर्मल व्यू में तो रूलर जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो रूलर कब दिखाई देता है? रूलर दिखाई देगा जब पेज जैसा कॉन्सेप्ट आ जाए। एमएस वर्ड में भी आपको याद है, एमएस वर्ड के पेज के ऊपर की तरफ रूलर होता है और लेफ्ट साइड में भी रूलर होता है ना, जिसके थ्रू हम पोजीशन सेट वगैरह करते हैं कि कहाँ से लिख रहे हैं।
बताया था मैंने आपको एमएस वर्ड में। तो रूलर है ना, आपको यहाँ पर भी दिखाई दे जाएगा, बट नॉर्मल व्यू में नहीं। कौन से व्यू में? पेज लेआउट व्यू में दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर आप रूलर देखना चाहते हैं तो इस पर टिक कर दो, नहीं देखना चाहते हैं तो इस पर, इसको रहने दीजिए। ठीक। इसके अलावा है ना, आपको एक और यहाँ पर टूल दिया होगा ग्रिड लाइन के नाम से। ग्रिड लाइंस क्या होती हैं? अगर आप है ना एमएस एक्सेल की शीट पर जो रो और कॉलम वाली लाइनें हैं उनको देखना चाहते हैं तो इस ग्रिड लाइन वाले ऑप्शन पर टिक रहने दीजिए, और अगर आपको नहीं देखना है तो इस टिक के निशान को हटा दो। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे टिक का निशान हट जाएगा और ग्रिड लाइन भी हट जाती है, यानी कि आपकी एक्सेल की शीट बिल्कुल व्हाइट कलर के पेज जैसी दिखाई देगी। उस पर रो और कॉलम नहीं दिखाई देंगे, रो और कॉलम की लाइन दिखाई नहीं देंगी। बाकी ये तो आपको पता ही है, रो और कॉलम वाली लाइनों को ही ग्रिड लाइन कहा जाता है। इसके अलावा है ना एक टूल यहाँ पर और दे रखा है हेडिंग्स के नाम से। आपको पता ही है, कॉलम्स की हेडिंग है ना ABCD से, और रो की हेडिंग 1 2 3 से लिखी जाती हैं एक्सेल की शीट में। बट अगर आप इन हेडिंग्स को देखना नहीं चाहते तो इस पर क्लिक कर दो, तो ये टिक का निशान हट जाएगा और हेडिंग भी गायब हो जाती है, कॉलम की और रो की हेडिंग। और अगर इस टिक के निशान को रहने देंगे तो रो और कॉलम की हेडिंग आपको दिखती रहेंगी। इसके बाद है ना एक और टूल आपको यहाँ दे रखा है, दैट इज नेविगेशन के नाम से। ये नेविगेशन वही है जैसे एमएस वर्ड में हमने पढ़ा था, यानी कि अगर आपको कुछ भी सर्च करना है, एक्सेल की शीट में कुछ भी ढूंढना है आपको, तो इस नेविगेशन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको दूसरे शब्दों में ना फाइंड करना भी कहा जा सकता है, कि अगर आप एक्सेल की शीट में कुछ फाइंड करना चाहते हैं, कोई शब्द कोई नंबर ढूंढना चाहते हैं तो ढूंढ सकते हैं। है ना, एक टूल और लिख लीजिए यहाँ पर, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार भी हमें पहले से दिखाई देता ही है, तो अगर हम चाहते हैं कि फॉर्मूला बार ना दिखाई दे तो हम फॉर्मूला बार वाले टूल पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ क्या होगा, ये टिक का निशान हट जाएगा और एक्सेल की शीट पे से फॉर्मूला बार भी हट जाएगा, वहां नहीं दिखाई देगा। और अगर इसको ऐसे ही रहने दें तो फॉर्मूला बार तो दिखता ही दिखता है। तो मोटा मोटा हमें समझ में आ गया कि शो वाले ग्रुप के अंदर 5 टूल दे रखे हैं, रूलर, ग्रिडलाइन, हेडिंग, नेविगेशन और फॉर्मूला बार के नाम से, जिनमें से 3 चीजें हमें ऑलरेडी दिखती रहती हैं। ग्रिड लाइन दिख ही रही होती हैं, हेडिंग दिख ही रही होती हैं, और फॉर्मूला बार भी दिख रहा होता है। अगर इन्हें नहीं देखना तो हटा सकते हैं। बाकी रूलर और नेविगेशन ये तभी दिखाई देगा जब आप चाहेंगे। ठीक, नोट कीजिए। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है जी, तो अब आगे बढ़ेंगे और इसके बाद अगला एक और इंपॉर्टेंट टूल हमें यहाँ पर मिलेगा, और वो है जूम के नाम से। ठीक है, जूम एक इंपॉर्टेंट टूल है, अक्सर आ जाता है पेपर में पूछ लेता है। तो तीसरे नंबर पर जो ग्रुप दिया हुआ है वो जूम के नाम से होगा, और जूम वाले इस ग्रुप के अंदर आपको जूम नाम का टूल दिया होता है। ठीक, अब देखो जूम के अंदर है ना, आपको 2 बातें पता होनी चाहिए। आप ऐसे अगर ये कहा जाए कि जूम इन कर दीजिए, है ना, या आपसे कहा जाए कि जूम आउट कर दीजिए, तो क्या मतलब है? जूम इन का मतलब होता है बड़ा करना, यानी कि इंक्रीज करना। आप अपनी है ना जो शीट है उसको बड़ा करके देखना चाहते हैं तो जूम इन कहते हैं, और अगर छोटा करके देखना चाहते हैं, छोटा करना है आपको, तो उसको जूम आउट के नाम से बोल देंगे। ठीक है, बाकी ये ध्यान रखिएगा कि एमएस एक्सेल में जो मिनिमम जूम होता है, यानी कि न्यूनतम आप 10% तक ले जा सकते हैं, और अगर मैक्सिमम जूम की हम बात करें तो वो होता है 400%, यानी 400%, और बाई डिफॉल्ट यहाँ पर 100% ही होता है। ठीक है, तो मैं आपको रिवाइज करा दूं एक बार कि एमएस वर्ड की अगर हम बात करें तो उसमें भी मिनिमम 10% था, है ना, बाई डिफॉल्ट 100% था, बट मैक्सिमम एमएस वर्ड में था 500% जूम। एक्सेल में 400% तक जूम रहता है। समझ में आ गई बात? नोट कर लीजिए। और है ना, अगर सपोज दैट कि अगर आप है ना किसी पर्टिकुलर एरिया को ही अगर जूम करके देखना चाहें तो क्या है, जूम करके देख सकते हैं? हाँ, ये भी देख सकते हैं। तो ये भी पॉइंट लिखना चाहें तो लिख लो, जिसे बोलते हैं जूम टू सिलेक्शन। जूम टू सिलेक्शन, इसका मीनिंग क्या है? पर्टिकुलर एरिया को ही जूम करके देखना, पर्टिकुलर एरिया को जूम करके देखना। सपोज दैट कि आप है ना टोटल मिला के 20 सेल को सेलेक्ट करते हैं माउस से, और आप उन 20 सेल को ही जूम करके देखना चाहते हैं, बाकी पूरी शीट जैसी है वैसी ही दिखाई दे, तो उसी को है ना जूम टू सिलेक्शन के नाम से बोल दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें चौथे नंबर पर एक और ग्रुप देखने को मिलता है, वो है विंडोज के नाम से। विंडो के नाम से। ठीक है, अब विंडो वाले इस ग्रुप के अंदर वैसे ही है जैसे एमएस वर्ड में था, यानी कि सबसे पहला तो टूल आपको न्यू विंडो का ही मिल जाएगा। अब इसका क्या मीनिंग है, लिखने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं पहले ही। अगर हम एक ही फाइल को एक से ज्यादा बार ओपन करना चाहते हैं तो हम इस न्यू विंडो टूल का इस्तेमाल करेंगे। बट ऐसा करना क्यों होता है? जब एक फाइल हमारे कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन पर दिख रही है हमें, तो हम उसे दोबारा से ओपन क्यों करना चाहेंगे? तो इसका लॉजिक भी मैंने आपको समझाया था। लॉजिक था कि अगर आप अपने कंप्यूटर के साथ एक से ज्यादा मॉनिटर स्क्रीन को कनेक्ट कर लेते हैं, तब ऐसा हो सकता है कि आपको एक ही फाइल अलग अलग मॉनिटर स्क्रीन पर दिखानी हो। जैसे इस समय भी मेरे कंप्यूटर के साथ 2 मॉनिटर स्क्रीन कनेक्टेड हैं, एक तो कंप्यूटर वाली और एक अलग से एलईडी स्क्रीन को भी हमने कनेक्ट किया हुआ है। अब सपोज दैट कि मैं अपनी एक एक्सेल की फाइल को ओपन करता हूँ,
जिसे मुझे अपने कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन पर भी देखना है और एलईडी स्क्रीन पर भी दिखाना है, तब इस टूल का इस्तेमाल होगा। समझ में आ रहा है? अदरवाइज अगर ये टूल नहीं है तो आप एक ही फाइल को एक से ज़्यादा बार ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आप कोशिश करेंगे तो कंप्यूटर में मैसेज आ जाएगा ये फाइल ओपन है, तो वो आपको वही दिखा देगा, देखो ये ओपन है, आप इसे फिर क्या ओपन कर रहे हो। ठीक है, तो न्यू विंडो टूल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। अब आगे देखिए, इसके बाद है ना आपको एक टूल यहाँ पर और देखने को मिलेगा, वो है दैट इज अरेंज ऑल के नाम से। अरेंज ऑल, ये क्या होता है? अरेंज ऑल का मतलब होता है व्यवस्थित करना शीट्स, मतलब आप है ना ऐसे बोलिए कि जो एक्सेल की फाइलें हैं ना, उनको अगर आप है ना व्यवस्थित करना चाहते हैं, ठीक, तो ऐसे लिख लो वर्क बुक्स को व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना या करने के लिए। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? नहीं नहीं आई समझ में? एक्चुअली देखो क्या होता है, सपोज दैट कि आपके है ना आपके कंप्यूटर में 4 फाइलें खुली हुई हैं, ठीक है, जैसे ये बुक 1, बुक 2, बुक 3 के नाम से और बुक 4 के नाम से, टोटल मिला के ना 4 आपने एक्सेल की फाइल खोली हुई है। अब मॉनिटर की स्क्रीन पर है ना आप इन चारों फाइलों को एक साथ देखना चाहते हैं, एक साथ, तो एक तो तरीका यह है कि ऐसे दिखाई दे जाए आपको, है ना, यानी ये आ जाएगी बुक 1, ये आ जाएगी बुक 2, ये आ जाएगी बुक 3 और ये आ जाएगी बुक 4 के नाम से। तो इसे बेसिकली टाइल्ड बोलते हैं, टाइल के रूप में। क्या बोल दिया जाता है? टाइल्ड के रूप में आप देख लीजिए। ठीक, अगर सपोज दैट इन चारों की चारों फाइलों को आप मॉनिटर की स्क्रीन पर ऐसे देखना चाहें, यानी कि ये लंबे लंबे फॉर्मेट में, आप बोलेंगे इसमें क्या दिखाई देगा? दिखाई तो जनरली कुछ ज्यादा देता नहीं है, बट आप चाहें तो ऐसे खोल के देख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल। आप चाहें तो ऐसा भी देख सकते हैं। अगर सपोज दैट कि आप मॉनिटर की स्क्रीन पर इन चारों फाइलों को ऐसे देखना चाहें, यानी ये बुक 1, ये बुक 2, ये बुक 3 और ये बुक 4, तो ये हॉरिजॉन्टल कहलाता है, इसे बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और एक और होता है जिसे हम कास्केड कहते हैं, उसमें क्या होगा, जैसे ये मॉनिटर की स्क्रीन है, तो इसमें ना बुक 1 वाली फाइल यहाँ खुल रही होगी, इसी के ऊपर बुक 2 ऐसे दिखाई दे रही होगी, इसी के ऊपर बुक 3 दिखाई दे रही होगी और इसी के ऊपर बुक 4 ऐसे दिख रही होगी, ऐसे करके। तो ये कहलाता है बेसिकली कास्केड के नाम से। ठीक है जी, तो टोटल मिला के ना आपकी एक्सेल की जितनी भी फाइलें खुली हुई हैं, उन फाइलों को अगर आप है ना इस फॉर्मेट में देखना चाहें, टाइल की फॉर्म में, वर्टिकल की फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल या कास्केड की फॉर्म में, तो आप अरेंज ऑल नाम के इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आ गया? ठीक है जी, बाकी ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर तो है ना वर्क बुक लिखा है मैंने, यानी कि जो एक्सेल की फाइल होती हैं उनको ही अगर आप इस फॉर्मेट में देखना चाहें तो देख सकते हैं, जबकि न्यू विंडो जो ऊपर लिखा हुआ है उसमें क्या था, एक ही फाइल को एक से ज्यादा बार ओपन करना हो। ये शब्दों पे ध्यान देना, यहाँ पर एक ही फाइल को एक से ज्यादा बार खोलना हो, वो कहा था मैंने। यहाँ पर फाइल ही खुली हुई है अलग अलग, मतलब एक ही फाइल एक से ज्यादा बार खुली हो, उसको ही अरेंज करने की जरूरत नहीं है, या पढ़ भी सकती है मान लो, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हम एक ही फाइल को एक से ज्यादा बार खोल के फिर उनको अरेंज कर रहे हैं। हमारी अलग अलग फाइलें खुली होंगी तो उनको भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अरेंज ऑल का मतलब ये है कि चाहे तो एक ही फाइल को एक से ज्यादा बार खोलकर फिर आप अरेंज कर लो, चाहे अलग अलग फाइलें भी खुली हो तो भी उनको अरेंज करके आप देख सकते हैं। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, चलो अब है ना एक और इम्पोर्टेंट टूल के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट टूल है, एग्जाम में भी रिपीट होता है, पूछा जाता है, जिसे फ्रीज कहते हैं। देखो समझाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, बीते कुछ समय पहले पेपर में भी पूछा गया। देखो टूल का नाम है फ्रीज, ठीक है। अब देखो इस फ्रीज के अंदर है ना आपको बेसिकली 3 टूल देखने को मिलते हैं। एक तो मिलेगा आपको फ्रीज पेन के नाम से, दूसरा मिलता है फ्रीज फ्रीज टॉप रो के नाम से, और एक टूल मिलेगा आपको यहाँ पर दैट इज फ्रीज फर्स्ट कॉलम के नाम से। क्या मीनिंग है इसका, समझाता हूं। देखो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सपोज दैट कि आपके कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन पर जो भी एक्सेल के कॉलम दिखाई दे रहे हों, जैसे ABCDEF, ये कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, कॉलम्स तो और भी आगे होंगे, है ना, बट हमें एक ही समय पर पूरी की पूरी शीट के सारे कॉलम नहीं दिख सकते, क्योंकि कॉलम बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को आगे पीछे खिसकाते हैं, तब जाके ये कॉलम्स हमें दिखाई देंगे। जैसे मान लो अभी ABCDE और F 6 कॉलम दिख रहे हैं, बट मैं F के आगे के कॉलम्स को भी देखना चाहता हूं, तो मैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को खिसकाऊंगा इधर, तब जाके ये वाले कॉलम तो इधर खिसक जाएंगे और नए कॉलम मुझे यहाँ दिखाई देंगे, और जो अंदर की तरफ खिसक गए हैं वो मुझे मॉनिटर पर नहीं दिखते। अरे उसी तरीके से समझ लो, जैसे किसी वेबसाइट को हम देखते हैं ना, तो उसमें स्क्रॉल बार नहीं होता, लेफ्ट राइट करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, तो उससे हम ऊपर नीचे करके खिसका के देख लेते हैं सारी चीज को, जब एक ही चीज हमें मॉनिटर स्क्रीन पर नहीं दिख रही होती है तब।
है ना। तो उसी तरीके से है कि आगे के कॉलम्स को आपको देखना है और आप देख नहीं पा रहे तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से आप इन कॉलम्स को खिसका दो, तो ये गायब हो जाएंगे और नए वाले आ जाएंगे। ठीक। अब सपोज दैट कि यहां पर है ना आगे एक कॉलम है जी के नाम से, ठीक है, और आगे एक कॉलम और है मान लो एच के नाम से, यहां तक डेटा लिखा हुआ है। अब जैसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से आपने इसे इन कॉलम्स को खिसकाया तो यहां से ना ए और बी गायब हो गए, मान लो स्क्रीन से ए और बी गायब हो गए और जी और एच यहां आ गए। यानी अब आपके सामने है ना सी डी ई एफ जी एच ये 6 कॉलम दिख रहे होंगे मॉनिटर स्क्रीन पर, ए और बी गायब हो गए। अब आप बोलेंगे सर मेरे को ए और बी फिर से देखना है, तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से फिर से इधर खिसका दो, तो ए और बी आ जाएंगे। अब यहाँ पर जी और एच गायब हो जाएंगे क्योंकि मॉनिटर स्क्रीन का जो साइज है उस पर लिमिटेड चीजें ही तो दिख सकती हैं। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि अगर हम ए बी को देखना चाहते हैं तो जी एच नहीं दिख रहा, और जी एच को देखना चाहते हैं तो ए बी गायब हो जाता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से शीट को इधर उधर खिसकाते हैं तो लिमिटेड कॉलम ही दिखाई देंगे, ऐसे होता है ना। बट अगर आप ये सोचें, ये कहें कि ये जो ए वाला कॉलम है ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाए, अपनी जगह पर, फिर आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से कुछ भी करो तो ये सारे के सारे कॉलम है ना गायब हो, दिखें, कुछ भी हो, और ए अपनी जगह फिक्स हो जाए। समझ में आ रही है बातें नहीं? तो इसी को कहते हैं फ्रीज करना। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आप किसी भी कॉलम को या किसी भी इसी तरीके से रो यानी कि पंक्तियों को अगर आप फ्रीज करना चाहते हैं तो इसी को फ्रीज टूल के नाम से बोल दिया जाता है। समझ में आ गई बात? अच्छा, ऐसी जरूरत क्यों पड़ती होगी ये भी देख लो। सपोज दैट कि आपने ए वाले कॉलम को फ्रीज कर दिया, अब जैसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को आप खिसकाओगे तो ये बी वाला गायब हो जाएगा, बी वाला गायब हो जाएगा। तो कौन कौन से दिखाई देंगे? सी। अच्छा, कौन कौन से दिखेंगे? अच्छा, थोड़ा सा और खिसका दो तो बी के साथ है ना मान लो सी वाला भी गायब हो जाएगा। सपोज दैट ए और बी गायब हो रहे थे ना, तो अब मैं बी और सी को गायब कर देता हूँ, ए अपनी जगह फिक्स हो गया है, फ्रीज हो गया है, तो बी और सी गायब हो गया। तो अब आपको डी ई एफ जी एच और अगर आगे कोई और है आई तो वो भी दिखने लगेगा, क्योंकि स्क्रीन पर एक बार में 6 कॉलम ही तो दिख रहे हैं। तो अब सपोज दैट कि आपको ए वाले कॉलम से देखकर एच वाले कॉलम में कुछ मैचिंग करनी है, यानी यहां जो लिखा हुआ है उससे इसे मैच करना है, यहां जो लिखा है उससे इसे मैच करना है, तब ऐसी जरूरत पड़ती है फ्रीज करने की। समझ में आई बात है नहीं? बताओ। इसका बिल्कुल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल। आपको याद है जब आप है ना आप ही कोई काम वगैरह करते थे बचपन में या कभी भी स्कूल कॉलेज के टाइम पर, है ना, या फिर मान लो आपके आपका एग्जांपल छोड़िए, स्कूल कॉलेज में जो रजिस्टर नहीं होता था अटेंडेंस वाला, तो हमारे जो टीचर्स होते थे तो वो कई बार है ना उन्हें हमने ऐसे करते हुए देखा था क्या, कि मान लो कोई पेज खुला हुआ है, ठीक है, उस पेज को देखना है और लास्ट में मान लो कोई पेज देखना है जिसकी मैचिंग करनी है, तो बीच के पेजेस को वो मोड़ देते थे, है ना, उस रजिस्टर के पेज के बीच के पेज को मोड़ देते थे और फिर ऐसे देखते थे। पहला वाला मतलब शुरू का पेज देख लिया, फिर उससे मैच करते हुए यहाँ टिक कर दिया, देखते हुए यहाँ टिक कर दिया। तो बीच वाले पेजेस का हमें कोई मतलब नहीं है, हमें शुरू के और आखिर का मतलब है, तो उनको बीच में मोड़ दिया हमने, है ना। अगर मान लो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी होती है कि हम इनको खिसका सकते तो खिसका देते हैं। तो हमें ना मान लो शुरू के किसी चीज को देखते हुए लास्ट की किसी चीज को मैच कराना है, जबकि अगर मान लो मैं एक एक पेज को खोल के देखूं अटेंडेंस रजिस्टर वाले, तो मैं ऐसा नहीं देख पाऊंगा कभी भी कि पहला पेज भी खुल जाए और लास्ट वाला पेज भी खुल जाए। समझ रहे हैं? तो उसी तरीके से यहां पर होता है कि अगर आप किसी कॉलम से किसी दूसरे कॉलम को मैच कराना चाहते हैं, तब उस केस में ना आप फ्रीज कर लो एक कॉलम को, तो बाकी के कॉलम तो खिसकते रहेंगे स्क्रीन पर, ये जिस कॉलम को आपने फ्रीज किया है वो अपनी जगह फिक्स हो जाएगा, जब अगला वाला भी स्क्रीन पर आपको दिखने लगे तो मैचिंग कर लो। ऐसी रो के साथ हो जाता है, ठीक है। हाँ देखो, एक बच्चे ने लगा सर मैंने देखा है, तो ऐसे है ना एग्जाम्पल हमें रियल लाइफ में कहीं भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक। तो ये कहलाता है, ये होता है फ्रीज पैन के थ्रू, यानी जिस कॉलम या जिस रो पर आप क्लिक करके फ्रीज पैन पे क्लिक कर दोगे तो वही रो या कॉलम फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। और ये कोई भी हो सकता है कॉलम, कोई भी रो हो सकती है, जरूरी नहीं होता कि आप पहले वाले कॉलम को या पहली वाली रो को ही केवल फ्रीज करें, बट आपको डायरेक्ट ऑप्शन भी दे रखा होता है कि आप टॉप रो को या फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं तो कर सकते हो, ठीक है। यानी आपको यहाँ पर पहले पहले वाले कॉलम को या पहली वाली रो पर क्लिक करके फिर वहां जाने की जरूरत नहीं है, सीधा फ्रीज टॉप रो को या फ्रीज फर्स्ट कॉलम पर क्लिक करेंगे तो ये पहला कॉलम या पहली रो फ्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो कि बेसिकली अभी कुछ समय पहले राजस्थान पेपर हुआ, एक राजस्थान सरकार का एक पेपर हुआ है, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोला कि फ्रीज पेन के केस में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, नोट करके पूछा था। फ्रीज पेन के केस में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, तो एक ऑप्शन पर लिखा फ्रीज पेन, क्या ये ऑप्शन होता है? हाँ। फिर एक ऑप्शन पर लिखा था उन्होंने फ्रीज फर्स्ट रो, फिर एक ऑप्शन पर लिखा उन्होंने फ्रीज टॉप रो, या इसे टॉप रहने दो, यहां लिख लो, रो का एक ऑप्शन लिख ही दिया आपने, ठीक है।
यहां लिख दिया फ्रीज फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, और मान लो डी ऑप्शन पे कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे कुछ ऑप्शन बना के दिए थे। अब बताओ इन तीनों में फ्रीज पैन होता है? हाँ होता है। इन तीनों में आपको फ्रीज फर्स्ट कॉलम दिख रहा है? हाँ ये रहा, ये भी ठीक है। आपको इन तीनों ऑप्शन में फ्रीज फर्स्ट रो दिख रहा है? नहीं, फ्रीज टॉप रो होता है, फर्स्ट रो शब्द नहीं होता, इसलिए ये वाला आंसर हमारा सही था। अब बताओ बात समझ में आई या नहीं? तो ये जो फ्रीज के साथ जो है ना टॉप और फर्स्ट शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया ना, ये भी ध्यान रखना कि टॉप शब्द होता है रो के साथ और फर्स्ट शब्द होता है कॉलम के साथ, जबकि होते पहले पहले ही हैं। फ्रीज टॉप रो भी पहली रो को ही कहा जाता है और फ्रीज फर्स्ट कॉलम भी पहले ही कॉलम को कहा जाता है, बट कॉलम के केस में फर्स्ट यानी पहला शब्द इस्तेमाल करते हैं और रो के केस में टॉप शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं? समझ में आ गया? तो इस तरीके का अगर आपको वर्क करना है तब आप है ना इस फ्रीज वाले टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना किसी भी कॉलम को या किसी भी रो को फ्रीज किया जा सकता है। अब अगला एक और आपको यहां पर टूल दिया गया, वो है स्प्लिट विंडो का। किसका? स्प्लिट विंडो। ठीक है, अब आपको याद है एमएस वर्ड के केस में मैंने आपको स्प्लिट विंडो टूल बताया था, और स्प्लिट विंडो टूल में हम एमएस वर्ड की एक ही फाइल को मॉनिटर की स्क्रीन पर दो भागों में स्प्लिट करके देख सकते हैं। याद है ना? एमएस वर्ड में क्या था कि जैसे एक ही फाइल को आप आधे पार्ट में भी खोल के देख सकते हैं। मान लो कोई फाइल है आपकी डॉक्यूमेंट 1 के नाम से, और यही फाइल है ना नीचे वाले पोर्शन में भी आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट 1 नाम से। तो मॉनिटर स्क्रीन पर एक ही फाइल दो जगह दिख रही होती है और दोनों को ही अलग अलग स्क्रॉल भी किया जा सकता है। ऊपर वाली फाइल में भी पेजेस को स्क्रॉल अलग कर सकते हैं और नीचे वाले पोर्शन में भी फाइल को ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता था वहां पर? सपोज दैट कि एमएस वर्ड की फाइल में जो पहला वाला पेज है, सबसे पहला पेज, उसे देखकर आपको इसी फाइल में 10वें वाले पेज पर कुछ लिखना है, तो ऐसी कंडीशन में ना स्प्लिट विंडो टूल काम करता है। क्योंकि अगर आप पहले वाले पेज को देखते हुए फिर 10वें वाले पेज पर कुछ लिखने आएंगे ना, तो आपको स्क्रॉल बार नीचे लाना पड़ेगा, तब तक पहला वाला पेज ऊपर निकल गया होता है। फिर 10वें वाले पेज पर कुछ लिखोगे, फिर पहले वाले पेज पर कुछ पढ़ने जाओगे स्क्रॉल करके ऊपर, तो पहले वाले पेज पर पढ़ के आओगे, फिर नीचे आओगे, ये करने में टाइम खराब होता है। इसलिए टूल दे दिया है कि आप एक ही मॉनिटर स्क्रीन पर एक ही फाइल को दो भागों में स्प्लिट कर लो। तो पहले वाले पोर्शन में पहला वाला पेज रख लो और दूसरे वाले पोर्शन में 10वां वाला पेज रख लो और टाइपिंग कर लो। ये सारा काम एक ही फाइल में हो रहा होगा। समझ में आ रहा है? और 10वें पेज पर अगर टाइपिंग चल रही है वो सेम फाइल में ही चल रही है, बस ये है कि एक ही फाइल को दो जगह दिखाया जा रहा है। इसी तरीके से क्या हम एक्सेल की जो फाइल है उसको स्प्लिट करके देख सकते हैं? हाँ, तो वो दिखती है हमें 4 जगह पर। वहां 2 है, यहां पर 4 है। यानी अगर आपकी कोई फाइल है बुक 1 के नाम से, तो वो आपको स्प्लिट होके 4 जगह पर दिखाई देगी। बुक 1, अच्छा एक ही फाइल है ना, तो बुक 1, बुक 1, बुक 1 और बुक 1, तो ये आपको 4 भाग में स्प्लिट होके दिखाई देगी। तो आप यहां पर 4 लिख सकते हैं। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, एक और यहां पर टूल लिखिए, और वो टूल था दैट इज स्विच विंडो। ये नहीं, स्विच विंडो से पहले एक और आता है, वो लिख लो पहले। इसको बोलते हैं हाइड और अनहाइड के नाम से। ठीक है, इसको लिख लीजिए, हाइड और अनहाइड। ठीक है, बट ये ध्यान रखना यहाँ जो हाइड और अनहाइड की हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली फाइल को हाइड या अनहाइड करने की बात चल रही है। भाई टोटल मिला के ना आपने अपने कंप्यूटर में मान लो 5 एक्सेल की फाइलें ओपन की हुई हैं। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि किसी फाइल को बंद नहीं करना चाहते हैं बट उसे हाइड करना चाहते हैं। सपोज दैट आपके पास कोई आना चाह रहा है ना, और आप चाह रहे हैं कि यार एक्सेल की फाइल को ये बंद नहीं करना चाह रहा है, इसको हाइड कर दो बस वो देख ना पाए। तब उस कंडीशन में ना ये फाइल आप हाइड कर सकते हैं, और जब वो व्यक्ति चला जाए आपके सामने से तो उसको अनहाइड कर लेना। समझ में आ गई बात? तो ये ध्यान रखना कि फाइल को भी है ना हम हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। और कब करेंगे? जब मान लो कोई आने वाला है और हम चाहते हैं कि फाइल बंद ना हो, बंद ना करनी पड़े, बट इस फाइल को हाइड करते हैं ताकि वो जो सामने हमारे पास आ रहा है व्यक्ति वो देख ना पाए इस फाइल को। जब वो चला जाएगा तो अनहाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में लिख लो फाइल को। ठीक, और एक यहां पर लास्ट में टूल और दिया हुआ है जिसे स्विच विंडो टूल के नाम से बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? स्विच विंडो टूल। ये आपको पता ही है कि जितनी भी एक्सेल की फाइल खुली हुई है उनके बीच में इजीली और क्विकली अगर आपको स्विच करना है तो स्विच विंडो टूल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है जी, नोट कर लीजिए। सपोज दैट कि आपके कंप्यूटर में 4 एमएस एक्सेल की फाइलें खुली हुई हैं, बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, और उन चारों के बीच में आप अदला बदली करके कभी बुक 1 देख रहे हो, कभी बुक 4 देख रहे हो, कभी बुक 3 देख रहे हो, ऐसे करके आपको स्विचेस करने हैं। स्विच करके है ना अलग अलग फाइलों को बार बार देखना है, तो आप स्विच विंडो टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये भी ध्यान रखिएगा कि स्विच विंडो टूल का जो काम है वो एक जगह से और भी हो जाता है। आप जब अपने कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो सबसे नीचे की तरफ एक मोटी सी पट्टी दिखाई देती है, टास्क बार, वहां पर भी फाइलें आपको दिखाई देंगी एक्सेल की जितनी आपने खोल रखी हैं।
ठीक है, तो वहां से भी स्विच कर सकते हैं। बट अगर आप टास्क बार में जाकर स्विच नहीं करना चाहते फाइलों के बीच में, यानी कि कभी बुक 1 खोलना है, कभी बुक 2 फाइल खोलनी है, कभी बुक 4 खोलनी है, ऐसा स्विच है ना टास्क बार से नहीं करना, तो यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको एमएस वर्ड वाली क्लास में लिखवा दिए थे। इसीलिए तो मैंने बोला था कि एमएस वर्ड को अच्छे से सुन लेना, पढ़ लेना, ताकि हमें बार बार यहाँ पर चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। और लास्ट में लिख लीजिए दैट इज मैक्रोज। ठीक है, मैक्रोज बिल्कुल सेम एज इट इज है जैसे कि एमएस वर्ड में समझाया था, एमएस वर्ड में पढ़ाया था, और एमएस वर्ड में इसके स्टेप्स लिखवाए थे, सेम ही है। ठीक है, और ये लिख लीजिए कि अगर आप व्यू मैक्रोज, यानी कि मैक्रोज की जितनी भी रिकॉर्डिंग होती हैं उनको एक ही जगह पर देखना चाहते हैं, ठीक है, तो व्यू मैक्रोज वाले टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लीजिए, दैट इज ऑल्ट प्लस F8। ठीक है, तो ये हो गया आपका व्यू वाला भी कंप्लीट। नोट कर लीजिए। ठीक है ना, मैक्रोज आपको याद है ना, मैंने पूरा तरीके से अच्छे तरीके से आपको एमएस वर्ड वाले टॉपिक में पढ़ाया था, मैक्रोज के 4 स्टेप्स भी लिखवाए थे। ठीक है, तो वही सेम चीज है, उसमें कुछ बदला तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो जी आगे देखते हैं, और बिल्कुल समाप्ति की तरफ ही चल रहा है बस एक्सेल। ठीक है, इसके बाद है ना हेल्प वाले मेन्यू या टैब पर जाएंगे, जैसे ही वहां क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ही हमें ग्रुप देखने को मिलेगा हेल्प के नाम से। ठीक है, हेल्प वाले इस ग्रुप के अंदर सबसे पहला ही टूल मिलता है हमें हेल्प के नाम से, और जिसकी शॉर्टकट की होती है फंक्शन की F1। और आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज अ टेक्स्ट हेल्प, यानी कि आप पढ़ के किसी टूल के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये बात है ना, मैं आपको बता दूं कि हेल्प नाम का टैब भी है, टैब कह दो या मेन्यू कह दो, हेल्प नाम का ग्रुप भी कहेंगे और हेल्प नाम का टूल भी कहेंगे, तीनों में हेल्प लिखा हुआ है। तो अगर मान लो आपको कुछ किसी भी टूल के बारे में जानकारी नहीं है और उसके बारे में पढ़कर आप उस टूल पर काम करना चाहते हैं, तो आप इस टेक्स्ट हेल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है ना यहाँ पर आ जाता है दैट इज फीडबैक नाम का एक टूल, जिसको आप सजेशन कह सकते हैं, यानी कि अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को कोई सजेशन या सुझाव देना है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है ना एक और टूल आपको यहाँ मिल जाएगा दैट इज कॉन्टैक्ट सपोर्ट के नाम से। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे एमएस वर्ड में बताया था, यानी एक रोबोटिक चैट कर सकते हैं आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ, अगर कुछ भी आपको चैट करनी है तो। इसके बाद है ना एक और यहाँ पर टूल मिलेगा आपको जिस पर शो ट्रेनिंग लिखा होता है। शो ट्रेनिंग का मतलब होता है वीडियो ट्यूटोरियल। सपोज दैट कि यहाँ से जो टेक्स्ट हेल्प आपको मिली है उसे देखकर आप, ठीक है, समझ नहीं पाए तो आप वीडियो देखकर भी समझ सकते हैं। जैसे आपको मैक्रोज की रिकॉर्डिंग बनाना नहीं आता, रिकॉर्डिंग करना नहीं आता, तो चाहे तो आप टेक्स्ट हेल्प ले लो, पढ़ लो मैक्रोज की रिकॉर्डिंग कैसे होती है, या फिर उसका वीडियो ट्यूटोरियल देख लीजिए जिससे पता चल जाएगा कि मैक्रोज की रिकॉर्डिंग कैसे बनाई जाती है। इसके बाद है ना लास्ट में आ जाता है दैट इज व्हाट्स न्यू के नाम से। व्हाट्स न्यू, ये क्या होता है, नया क्या है। सपोज दैट कि अगर एमएस वर्ड एमएस एक्सेल में ना कभी कोई अपडेट आती है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या करती है टाइम टू टाइम पर अपडेट निकालती है, तो अगर कोई नई अपडेट आई और आपको पता ही नहीं चल पाया कि मैंने एक्सेल को अपडेट करा था या एमएस ऑफिस को अपडेट करा था, तो एक्सेल में कोई चेंज या बदलाव हुआ है क्या, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है ना एक्सेल में एक दूसरा यहाँ पर ग्रुप और दे रखा है कम्युनिटी के नाम से। ये कम्युनिटी वाला जो ग्रुप है ना, ये एमएस वर्ड में नहीं था, यहाँ पर ही दे रखा है केवल। और इस कम्युनिटी वाले इस ग्रुप के अंदर 2 टूल आपको मिलेंगे, एक तो एक्सेल बीलॉग के नाम से, एक्सेल बीलॉग, और एक एक्सेल कम्युनिटी के नाम से। ठीक है, एक एक्सेल कम्युनिटी के नाम से। ये क्या होता है, ये बेसिकली वेबसाइट है, ये दोनों ही वेबसाइट हैं, और वेबसाइट के लिंक दे रखे हैं आपको यहाँ पर, वेबसाइट लिंक। एक वेबसाइट है एक्सेल ब्लॉग के नाम से और एक वेबसाइट है एक्सेल कम्युनिटी के नाम से। इनका मीनिंग क्या है वो मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे सपोज दैट कि आप है ना मान लो एक्सेल के बारे में कोई लेटेस्ट न्यूज वगैरह देखना चाहते हैं, एक्सेल में कोई नया बदलाव हुआ है, कोई नया टूल आया है ना, कुछ भी नया हो, कोई लेटेस्ट न्यूज टाइप की आपको देखनी है एक्सेल के बारे में, तो एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक्सेल ब्लॉग नाम से एक वेबसाइट बनाई हुई है, वहां पर लोग डाल देते हैं। जिस किसी को भी कुछ नया पता चले एक्सेल के बारे में, या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ही कुछ नई बात बताना चाहती है अपने यूजर्स को एक्सेल के बारे में, तो एक्सेल ब्लॉग में डाल देती है। एक है एक्सेल कम्युनिटी के नाम से, एक कम्युनिटी भी बना रखी है वेबसाइट, जिस पर है ना जो एक्सपर्ट लोग होते हैं एक्सेल में महारत हासिल किए हुए, क्योंकि देखो एक्सेल है ना नॉर्मली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप पढ़ ही सकते हो, एक जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप एक्सेल को पढ़ सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों में एक्सेल पर ही बेस ही जॉब निकलती है। मान लो अगर इन केस कभी आप है ना मान लो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन ना हो पाए, ऐसे तो मैं यही आशा करूंगा कि सारे बच्चे हमारे जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो जाएं, बट इन केस अगर कोई बच्चा नहीं हो पाया,
है ना। तो वो एक्सेल में भी अपना फ्यूचर बना सकता है। एक्सेल में वो बेसिक एक्सेल को सीखे, फिर एडवांस एक्सेल को सीखे, फिर जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनमें जाकर भी वो जॉब कर सकता है एक्सेल के बिहाफ पर। ठीक है। तो एक्सेल में एक्सपर्ट लोगों की कम्युनिटी बनी हुई है, तो वो कम्युनिटी में वो जो लोग हैं ना सोल्यूशंस डालते हैं। मान लो एक्सेल को कोई है ना फंक्शन फार्मूला को लेकर है ना, कोई किसी एक्सपर्ट को कोई सोल्यूशन पता चल गया। एक तरीके से ऐसे समझ लो जैसे कि मैथमेटिक्स नहीं होती, मान लो कि टीचर है और उस टीचर ने कोई ट्रिक बना ली किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, बहुत सिंपल सी ट्रिक बना ली, तो वो किसी प्लेटफॉर्म पर डाल दे कि भैया ये ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दें तो इस ट्रिक से सॉल्व कर लेना। तो उसी तरीके से एक्सेल के जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनकी कम्युनिटी की एक वेबसाइट है, वो लोग सॉल्यूशंस डालते रहते हैं जो उन्हें पता चल जाते हैं। ठीक है। तो ये दे रखा है। इसके बाद है ना आगे पावर पिवट दे रखा है। मैंने आपको पहले भी बताया था पावर पिवट वैसे तो टेक्निकल पार्ट होता है, टेक्निकल चीजें दे रखी है इसमें। ठीक। बट केवल आप है ना इसको सिंपल वे में समझ लो, क्योंकि पावर पिवट के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे नहीं कभी। इसको बस है ना इतना समझ लो जितना मैंने आपको यहां पर समझाया था इंसर्ट के अंदर, है ना। इंसर्ट के अंदर आपको याद है मैंने एक शब्द आपको बताया था पिवट टेबल। ठीक है। तो उसी पिवट टेबल से संबंधित एक अलग से टैब या मेन्यू बना दिया है थोड़े एडवांस लेवल पर। समझ में आ गई बात। तो पिवट टेबल क्या थी बस ये समझ लो एक बार फिर से। मैंने आपको लिखवाया था कि अगर कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स डेटा है, मतलब एक्सेल की शीट पर आपने जो डेटा एंट्री किया है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का हो गया, बहुत डिफिकल्ट टाइप का दिखाई दे रहा है ना। तो उस कॉम्प्लेक्स डेटा को इजी वे में समझने के लिए, देखने के लिए पिवट टेबल बना ली जाती है। तो कॉम्प्लेक्स डेटा को इजी वे में, इजी वे में यानी कि आसान तरीके से, इजी वे में टेबल्स के रूप में देखने के लिए, ऐसे लिखिए इजी वे में टेबल्स के रूप में देखने के लिए क्या करेंगे, हम पिवट टेबल बना लेते हैं। उसी पिवट टेबल को एक एडवांस लेवल पर पावर पिवट के नाम से बोला जाता है, जो आपके पेपर में नहीं आता। मैंने तो कभी क्वेश्चन नहीं देखे। ठीक है। बेसिक फंडामेंटल में नहीं आते। ठीक है भाई। तो फाइनली है ना ये जो आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था एक्सेल का वो कंप्लीट हो जाता है। अब वो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो प्रैक्टिकल पूरा हो नहीं पाएगा, और प्रैक्टिकल को भी पूरा कराने में ना टाइम लगता है, करीब 1-1.5 घंटा लगेगा। तो अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसमें हम एक्सेल का प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी है ना एक्सेल का थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं वो प्रैक्टिकल क्लास में ज़रूर आएँ, और जो भी डाउट हो वो आप मेरे से प्रैक्टिकल क्लास में पूछते जाएं, मैं हैंड टू हैंड बताता जाऊंगा। ठीक है। वरना जितना मुझे समझाना प्रैक्टिकल वे में वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझा ही दूंगा। ठीक। चलिए, तो आज की क्लास और आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है। अब फटाफट अगर किसी का कोई डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड या इससे हटकर, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है तो पूछिए। बाकी अगर आप ये क्लास को है ना रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं, ठीक है, तब कोई डाउट आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, बट कुछ छोटा मोटा कॉन्सेप्ट हो तभी पूछिएगा। पूरा का पूरा थ्योरेटिकल वे में अगर कोई कॉन्सेप्ट मैंने क्लास में पढ़ाया है तो उसे मैं व्हाट्सएप पे नहीं बता पाऊंगा पूरा। जैसे कई बार मैं नोटिस करता हूँ कि है ना, कई बार मैं नोटिस करता हूँ कि कुछ है ना स्टूडेंट्स है ना व्हाट्सएप पे कोई टॉपिक लिख देते हैं कि सर इसे समझा दो, तो वो टॉपिक को है ना क्लास में है ना आधे घंटे में हमने समझा था, तो उसे व्हाट्सएप पर 1-2 मिनट में कैसे समझा सकते हैं। तो ऐसे टॉपिक मत पूछा करिए। कोशिश करिए जो छोटे छोटे डाउट्स अगर हों जिनको 1 लाइन 2 लाइन में समझाया जा सकता है वो व्हाट्सएप पे पूछ लिया कीजिए। या एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो डाउट आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने क्लास की शुरुआत में आपको दिया ही था। ठीक है। एक बच्चे ने लिखा है सर फॉर्मूला वाली, फॉर्मूले बदले थोड़े हैं, एक्सेल के जो फंक्शनल फॉर्मूले हैं वो सेम ही है, 2 साल में कोई चेंज थोड़ी आया है। जैसे है ना और भी सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे मैथमेटिक्स है या हिस्ट्री हो गया, इतिहास हो गया। अब जैसे इतिहास वाले टीचर है ना, जब इतिहास पढ़ाते हैं तो पानीपत के युद्ध पढ़ाते हैं वो लोग, लड़ाइयाँ। भाई देखो इतिहास आप पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो अगर पानीपत के युद्ध की या बैटल ऑफ पानीपत की बात करें तो उसमें 3 ही युद्ध तो हुए थे, है ना। अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वरना उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, अगर आपने उनको मान लो अपने स्कूल टाइम पर आज से मतलब 7-8 साल पहले पढ़ा था या 10 साल पहले पढ़ा था, तो आज पानीपत के 10 युद्ध थोड़ी हो गए होंगे, वो तो सेम ही है ना। अगर आज की डेट में पानीपत के युद्ध आप पढ़ रहे हैं या गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं या भारत की आज़ादी के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो डाटा सेम ही तो रहता है, चेंज थोड़ी होगा।
ऐसे ही होता है एक्सेल के फॉर्मूले या फंक्शन के बारे में। सम नाम का फंक्शन या फॉर्मूला कैसे काम करता है वो सेम ही रहेगा, आज भी पढ़िए चाहे एक साल बाद पढ़िए। ठीक है, काउंट, काउंट ए, काउंट एफ, ये कैसे काम करते हैं चाहे आज पढ़ लो चाहे एक साल बाद पढ़ लो, एक ही चीज रहेगी, उसमें कोई चेंज या बदलाव थोड़ी होता है। मैथ में नहीं पढ़ते हो आप? मैथ 8वीं क्लास की, 10वीं क्लास, 8वीं क्लास की मैथ ही तो पढ़ते हो आप, और क्या पढ़ते हो? ये जितने भी टीचर्स हैं आज के टाइम पर जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो सब 8वीं, ज्यादा से ज्यादा है ना 10वीं क्लास की मैथ पढ़ाते हैं बस। अब 8वीं क्लास की मैथ में आपने कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, वही तो दोबारा पढ़ रहे हो, वही सेम क्वेश्चन वहां पढ़ के आए थे वही दोबारा यहाँ पर पढ़ रहे हो, कोई चेंज या बदलाव थोड़ी होता है। चलो एक और छोटा सा एग्जांपल ले लो। अंग्रेजी आप पढ़ रहे हो और सपोज दैट आप नरेशन पढ़ रहे हो, एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हो, तो जो आप बचपन में पढ़ के आए थे वही तो आज के समय पर टीचर्स अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं, कुछ अलग थोड़ी पढ़ा रहे हैं, चेंज थोड़ी होता है। यानी कि अगर कोई ये कहे कि अंग्रेजी मैंने जो नरेशन पढ़े थे या एक्टिव पैसिव पढ़े थे मैंने, या टेंस पढ़े थे अपने बचपन में, तो वो तो पुराने हो गए। आप कोई नए तरीके से टेंस पढ़ाओ या नए एक्टिव पैसिव लाओ या एक्टिव पैसिव का नया रूल बना दो, ऐसा थोड़ी होगा, वही चीज़ तो पढ़ रहे हो दोबारा से, ऐसे ही है। चलिए आई होप सो आप मेरी बात समझ चुके होंगे, तो अब है ना आप भी कुछ और पढ़िए, कुछ और तैयारी करिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछते रहिए। तो अगली क्लास में मिलेंगे और एक्सेल का प्रैक्टिकल जरूर करेंगे। ठीक है, तो जो लोग भी मेरी इस थ्योरेटिकल क्लास को, एक्सेल की पूरी थ्योरेटिकल क्लास को देख लें, सुन लें, वही प्रैक्टिकल क्लास में आए कल की क्लास में, क्योंकि मैं कुछ प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी लूंगा ना पॉइंट्स को, क्योंकि जब सारी चीज़ों को मैं थ्योरेटिकल लिखवा चुका हूँ तो प्रैक्टिकल में थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलेंगे और आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार सभी को, जय हिंद।